हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम चैप्टर 3 के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग एंड बिल्डिंग कोर कॉम्पिटेंस बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे हमारे इनोवेटिव वे में और पूरे के पूरे टॉपिक्स को अच्छे से याद भी करेंगे। ठीक है सर, मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 अटेम्प्ट से इन दोनों टॉपिक्स में से क्वेश्चन नहीं आया है, तो सितंबर 25 अटेम्प्ट में बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं कि इन दो टॉपिक्स में से आपको एक क्वेश्चन 5 से 7 नंबर का देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो आप ये नोट्स देख लो। आप चाहें तो ये नोट्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में अवेलेबल है और बहुत ही मेहनत करके हम ये नोट्स बनाते हैं, तो आप प्लीज इसका फायदा उठाएं। चलिए, तो अपन शुरू करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग। तो पहले तो समझते हैं कि ये टॉपिक हमें कहता क्या है। ठीक है, इसके लिए हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। आप मान लीजिए कि आप एक मोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, हमने मान लिया। उसके बाद आप मान लो कि अभी फिलहाल आप अफोर्डेबल प्राइसिंग के मोबाइल्स बेचते हैं, यानी कि आपके कॉम्पिटिटर्स हैं MI, रियलमी, इन्फिनिक्स। ठीक है, और आपकी एस्पिरेशन है कि आप प्रीमियम सेगमेंट को भी टारगेट करें। ठीक है, बिल्कुल सही। अब लेकिन अगर आपको आगे अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है अपनी कि भाई वो कौन सी मार्केट आप कैप्चर करो इन फ्यूचर, या आपको किस मार्केट के अंदर ज्यादा स्कोप देखने की ज्यादा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक राइवल कंपनीज का एनालिसिस करना पड़ेगा कि उनकी मार्केट में पोजीशन कैसी है, वो कितना माल बेच रही है मार्केट के अंदर। कि भाई आज अगर हमारे 100 कंज्यूमर्स हैं मान लीजिए इंडिया के अंदर, तो कितने परसेंट कंज्यूमर्स जो हैं वो अफोर्डेबल प्राइस के मोबाइल खरीदते हैं, कितने परसेंट कंज्यूमर्स मिड रेंज के मोबाइल खरीदते हैं, और कितने परसेंट कंज्यूमर्स जो हैं वो हाई रेंज यानी कि प्रीमियम रेंज के जैसे कि एप्पल और वन प्लस के मोबाइल खरीदते हैं। जब तक आप ये चीज एनालाइज नहीं करोगे, तब तक आप कैसे अपनी फ्यूचर स्ट्रेटेजी बना पाओगे कि हमें कहाँ जाना चाहिए। तो ये एनालिसिस करने को, हमारी राइवल कंपनीज की मार्केट पोजीशन जानने को हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। ठीक है सर, ये हो गया हमारी लेमैन लैंग्वेज में इस स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग का मतलब। अब पढ़ते हैं कि हमारा ICI क्या बताता है। तो ICI बोलता है दैट स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग इज अ टूल, ये एक टूल है टू आइडेंटिफाई द मार्केट पोजीशन ऑफ राइवल कंपनीज। तो जैसा मैंने आपको बताया दैट स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग इज अ टूल to identify the market position of rival companies by grouping them into like positions is strategic group mapping। तो इसमें सेकेंड जो फेज निकल के आता है वो आता है by grouping them into like positions। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आप अगर एनालाइज कर रहे हो लो प्राइस सेगमेंट को, तो वहां पे जो MI, इन्फिनिक्स और रियलमी आ रहे हैं उन सबको आप एक साथ एनालाइज करोगे, उन सबको आप एक ग्रुप के अंदर एनालाइज करोगे। आप अगर प्रीमियम सेगमेंट को एनालाइज कर रहे हो तो एप्पल या सैमसंग के जो हाई रेंज के मोबाइल्स हैं और जो वन प्लस है, इन सबको आप एक ग्रुप में डाल दोगे और उस मार्केट को एक साथ एनालाइज करोगे ताकि आप एक सेगमेंट की मार्केट का अच्छे से एनालिसिस कर पाए। ठीक है सर, चलिए। A strategic group consists of those rival firms which have similar competitive approach and positions in the market। तो जिन फर्म्स की सिमिलर कॉम्पिटेटिव अप्रोच होती है, यानी कि कोई अगर अफोर्डेबल मार्केट के अंदर टारगेट कर रहा है तो वो उसकी जो कॉम्पिटेटिव पोजीशन होगी वो अफोर्डेबल पीपल को टारगेट करने की होगी, और कोई प्रीमियम में कर रहा है तो जो लोग प्रीमियम मोबाइल अफोर्ड कर सकते हैं वो उनको टारगेट कर रहा होगा। तो इन दोनों का जो ग्रुप होगा वो अलग अलग बनेगा। Companies in the same strategic group can resemble one another in any of the following several ways। तो जो सेम स्ट्रेटेजिक ग्रुप का पार्ट बनेगी कंपनीज, उनकी जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जो सिमिलर होंगी वो क्या क्या हो सकती हैं? पहली बात कि उनके पास कंपेरेबल प्रोडक्ट लाइन ब्रेड्थ होगी, यानी कि उनका जो प्रोडक्ट होगा वो ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। कंपेरेबल मतलब सिमिलर होगा। देन सेल इन द सेम प्राइस या क्वालिटी रेंज, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो सिमिलर प्राइस पे बिकता होगा और सिमिलर ही क्वालिटी का होगा। देन दे हैव द सेम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, तो ऐसा नहीं होगा कि एक कंपनी आपका ट्रेडिशनल वे से मोबाइल बेच रही है और एक ई-कॉमर्स के थ्रू बेच रही है। दोनों कंपनीज या तो दोनों जगह माल बेच रही होगी या दोनों कंपनीज एक ही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को फॉलो कर रही होंगी, तभी वो कंपनीज एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप का पार्ट बन सकती हैं। देन
use essentially the same product attributes to appeal similar types of buyers। तो वो similar type के attributes या characteristics use कर रही होगी अपने प्रोडक्ट में ताकि similar type के कस्टमर्स को वो एक्वायर कर सकें। तो ये हो गया आपका स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग की डेफिनेशन। फर्स्ट जो आपकी लाइन वो डेफिनेशन है, उसके बाद कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप के अंदर उस कंपनी को फॉलो करने के लिए, तो वो आपके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है। देन नोट, इंडस्ट्री हैज ओनली वन स्ट्रेटेजिक ग्रुप। ये कह रहा है इंडस्ट्री के अंदर कब ऐसा होगा कि सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजिक ग्रुप होगा, तब होगा जब ऑल सेलर्स परस्यू आइडेंटिकल स्ट्रेटेजीज एंड हैव कंपेरेबल मार्केट पोजीशंस। अगर एक इंडस्ट्री के अंदर एक ही स्ट्रेटेजिक ग्रुप है, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी सेलर्स हैं उस प्रोडक्ट के, वो एक ही तरीके की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज मान लीजिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर सिर्फ MI या इन्फिनिक्स के मोबाइल ही बिक रहे होते, 10 से 15 हजार रुपए से ऊपर का कोई भी मोबाइल खरीद ही नहीं रहा होता। तो जितनी भी कंपनीज होती वो सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 हजार रुपए के मोबाइल ही बनाती, तो वो सब कंपनीज का एक ही स्ट्रेटेजिक ग्रुप बनता, डिफरेंट स्ट्रेटेजिक ग्रुप उनका नहीं बनता। ठीक है सर, बट ऐसा है नहीं इंडिया के अंदर। ऑल्टरनेटिवली मेनी स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स इफ राइवल कंपनीज हैव डिस्टिंक्ट कॉम्पिटिटिव अप्रोच। तो अगर बहुत सारी कंपनीज हैं और अलग अलग कॉम्पिटिटिव अप्रोच को सारी फॉलो कर रही हैं, तो डिफरेंट स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स बनते हैं। ठीक है सर, अब सर आपने बता तो दिया कि स्ट्रेटेजिक ग्रुप होता क्या है, बट आप हमें ये तो बताइए कि अगर मेरे को अपनी कंपनी, मैं एक मोबाइल इंडस्ट्री में बैठा हुआ हूँ और मेरे को अब एनालाइज करना है अपनी पूरी मार्केट को, तो मैं करूंगा कैसे? स्ट्रेटेजिक ग्रुप की मदद से। स्ट्रेटेजिक ग्रुप एक टूल तो है जो कि अपने राइवल कंपनीज की मार्केट पोजीशन बताता है, बट मेरे को उसका प्रोसीजर जानना है कि मैं स्ट्रेटेजिक ग्रुप बनाऊंगा कैसे। तो सर अगर आपको उसका प्रोसीजर जानना है तो आप एक एग्जांपल लेते हैं। हम एक मोबाइल कंपनी थे, ठीक है सर। अब हमने अफोर्डेबल, मिड सेगमेंट और प्रीमियम सेगमेंट के अंदर जितनी भी कंपनीज फॉल करती थी उन सबकी लिस्ट निकाली। ठीक है सर, हमने लिस्ट निकाल ली। फिर हमने उन सभी कंपनीज के अंदर जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन होंगी उस बेसिस पे उन सब कंपनीज को प्लॉट करना शुरू किया। सर क्या हमको समझ नहीं आया? तो मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए हमने दो कैरेक्टरिस्टिक पकड़ी हर मोबाइल की। क्या पकड़ी? एक तो भाई एक कंपनी के पास कितने नंबर ऑफ मोबाइल सेट्स है, यानी कि कितनी रेंज है उनकी। भाई बहुत सारे मॉडल्स भी होते हैं किन्हीं कंपनीज के पास, किन्हीं कंपनीज के पास कुछ लिमिटेड मॉडल्स भी होते हैं। तो जैसी उनकी रेंज है, एक कैरेक्टरिस्टिक हमने वो ले ली और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ली कि प्राइस कितना है उनके मोबाइल्स का। ठीक है, कि भाई कोई लो सेगमेंट में काम कर रहा होगा, कोई हाई सेगमेंट में काम कर रहा होगा, किसी के पास कम रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे, किसी के पास ज्यादा होंगे। तो सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करनी है कि हम किस कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे अपना स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैप बनाने वाले हैं। तो हमने दो कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई कर लिया, फर्स्ट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सेकेंड प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है सर, कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, हर कंपनी को उठाया और इस मैप के अंदर, ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है ना ये वाला, इसके अंदर हमने प्लॉट करना शुरू किया। अगर आप देख रहे होंगे तो ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस में लो से हाई की तरफ जा रहा है और यहाँ पे वाई एक्सिस में भी लो से हाई की तरफ जा रहा है। यानी कि जिस कंपनी के अंदर प्राइस भी कम होगा और रेंज भी कम होगी वो यहाँ पे हम प्लॉट करेंगे, और जिस कंपनी के अंदर प्राइस भी हाई होगा और रेंज कम होगी उसको हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे। ठीक है सर, ऐसे हमने प्लॉट करना शुरू किया। तो हमने देखा कि यार MI जो है उसकी प्राइसिंग तो काफी कम है लेकिन उसके पास रेंज बहुत ज्यादा है, तो हमने इसको ऊपर प्लॉट किया। वैसे ही रियलमी के साथ, वैसे ही इन्फिनिक्स के साथ, और इसको फिर हमने क्या किया, एक सर्कल के अंदर डाल दिया। ठीक है, सर्कल के अंदर क्यों डाला? क्योंकि ये हमें लगभग सेम कैरेक्टरिस्टिक वाली कंपनी लगी कि भाई इन सब की प्रोडक्ट रेंज बहुत ज्यादा थी और प्राइस हर प्रोडक्ट का वो कम था। ठीक है सर, फिर हम आए और हमने इनको नाम दे दिया ए कैटेगरी। ठीक है ना, यहाँ पे हमने इनको बोल दिया कि ये ए कैटेगरी की कंपनीज हैं। सिमिलरली फिर हमने वीवो, ओप्पो, सैमसंग, ठीक है, जो मिड रेंज में फॉल करती थी कंपनीज, उनको प्लॉट किया। इनका प्राइस तो मिड रेंज के अंदर आता था और इनके जो रेंज थी वो भी मिड ही थी, तो हमने इसको नाम दे दिया बी ग्रो। सिमिलरली हम जब अपनी हाई सेगमेंट में गए तो वहां पे हमें ज्यादा कंपनीज नहीं मिली और हमें मिला कि यार इनके रेंज बहुत कम होती है लेकिन प्राइस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ऐसी कंपनीज थी आपकी एप्पल और वन प्लस, और कुछ मैं बोलूंगा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सैमसंग भी इसी सेगमेंट के अंदर, जो उसके प्रीमियम मॉडल्स है वो आ रहे थे।
तो उन सबको हमने एक जगह पे मार्क किया और उसको सर्कल कर दिया और नाम दे दिया सी कैटेगरी। ठीक है, तो अब हमारे पास एनालाइज करने के लिए कितने ग्रुप्स हो गए? 3 ग्रुप्स हो गए, ए, बी और सी। ए ग्रुप के अंदर कौन सी कंपनीज आ गई? जिसकी रेंज ज्यादा है, प्राइस कम है। बी ग्रुप के अंदर वो कंपनीज आ गई जिनकी रेंज भी मिड है और प्राइस भी मिड है। और सी कैटेगरी के अंदर वो कंपनीज आ गई जिसका प्राइस तो बहुत ज्यादा है बट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बहुत कम है। अब ये जो मैंने सर्कल बनाए हैं, आप देख रहे होगे ये ए कैटेगरी का सर्कल बहुत बड़ा है, बी कैटेगरी का सर्कल उससे थोड़ा कम है और सी कैटेगरी का सर्कल उससे थोड़ा और छोटा है। ये किस तरीके से मैंने बनाया है कि जो भी ग्रुप सबसे ज्यादा मार्केट शेयर होल्ड करता है उसका उतना बड़ा सर्कल होगा। तो आज इंडिया के अंदर आप मान के चलिए 60 to 70% जो मार्केट शेयर है वो अफोर्डेबल मोबाइल्स का है। ठीक है, तो उसका जो सर्कल है वो इसलिए बड़ा है। मिड रेंज सेगमेंट का जो मार्केट शेयर है वो अराउंड 25 से 30% के आसपास होगा, तो उसका सर्कल छोटा हो गया। और जो सी कैटेगरी है यानी कि एप्पल, वन प्लस और जो 70 से 80 हजार रुपए वाले मोबाइल चले जाते हैं, उनका जो सेगमेंट है वो सिर्फ 5 से 10% का ही है, तो उसका सर्कल छोटा हो गया। ठीक है सर, तो ये इस तरीके से हमने आपको स्ट्रेटेजिक ग्रुप बनाना सिखाया। तो ये होता है आपका प्रोसीजर। तो एक बार प्रोसीजर को देखते हैं होता क्या है। हमने इस प्रोसीजर के अंदर क्या क्या किया है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने आइडेंटिफाई किया द कॉम्पिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफरेंशिएट द फर्म्स इन इंडस्ट्री टिपिकल वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने किया आइडेंटिफाई। क्या आइडेंटिफाई किया? कॉम्पिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉम्पिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से थे? प्राइस और प्रोडक्ट रेंज। ठीक है, हमने आइडेंटिफाई करे कॉम्पिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफरेंशिएट फर्म्स इन द इंडस्ट्री, जो कि इंडस्ट्री के अंदर फर्म्स को अलग कर रही थी। भाई जो प्रीमियम सेगमेंट में मार्केट में काम कर रहा था वो एप्पल था और जो अफोर्डेबल में कर रहे थे वो एमआई, रियलमी थे। इस तरीके से तो हम अलग कर रहे थे ना कंपनीज को। ठीक है सर, देन हमने क्या किया, आइडेंटिफाई करने के बाद हमने प्लॉट करी फर्म्स। हमने एमआई, रियलमी, वीवो, ओप्पो, एप्पल, इन सबको हमने प्लॉट किया। ठीक है सर, प्लॉट किया, बिल्कुल सही। फिर हमने असाइन किया फर्म्स दैट फॉल इन अबाउट द सेम स्ट्रेटेजी स्पेस टू द सेम स्ट्रेटेजी ग्रुप। फिर हमने क्या किया, हमने ABCD की मार्किंग करी, क्योंकि जो कंपनीज सेम स्ट्रेटेजिक ग्रुप के अंदर आ रही थी उनको हमने बताया कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है सर, फिर उसके बाद हमने लास्ट में क्या किया, हमने किया ड्रॉ सर्कल्स अराउंड ईच स्ट्रेटेजिक ग्रुप मेकिंग सर्कल शुड बी प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द ग्रुप्स रिस्पेक्टिव शेयर। फिर हमने जब मैपिंग कर ली, हमने प्लॉट कर लिया, उसके बाद हमने उसको सर्कल किया। उस पूरे ग्रुप को किस पर्सपेक्टिव से सर्कल किया कि जितना उनका मार्केट शेयर है उस हिसाब से हमने उसको सर्कल लगाया। ठीक है सर, तो ये आपके 4 स्टेप्स निकल के आते हैं। इसको अगर हम शॉर्ट मेमोरी टेक्निक से याद करना चाहें तो इसकी मेमोरी टेक्निक होती है आई पैड। आई से आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद पी से प्लॉट द फॉर्म्स, देन ए से असाइन। असाइन क्या करते हैं उनको? नंबर, कि भाई वो ए है, वो बी है, वो सी कैटेगरी, सी ग्रुप के अंदर आते हैं। और डी जो है वो आता है आपका ड्रॉ सर्कल्स अकॉर्डिंग टू देयर मार्केट शेयर इन द इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये आपका पूरा निकल के आता है प्रोसीजर ऑफ स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है बट मैंने कोशिश करी है आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, और मेरे को लगता है कि एग्जाम के अंदर भी इसका इसी तरीके से कुछ केस सिनेरियो बना के क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए मैंने इसके अंदर थोड़ा आपको ज्यादा टाइम लगाया है। ठीक है सर, अब पढ़ते हैं अपन व्हाट इज कोर कॉम्पिटेंसी। ठीक है, तो अपना टॉपिक है रोल ऑफ रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज इन बिल्डिंग कोर कॉम्पिटेंसी। तो यार सबसे पहले समझो कि कोर कॉम्पिटेंसी क्या होती है। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई यूनिक कैपेबिलिटी हो जो कि उसके किसी भी कॉम्पिटिटर के पास ना हो, और वो उसको डिफरेंशिएट करती है अपने कॉम्पिटिटर से, उस कैपेबिलिटी को हम कहते हैं कोर कॉम्पिटेंसी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आज रिलायंस जो है बाहर से एक बहुत बड़ी कंपनी के, या मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट का या कोई मतलब बहुत अच्छी कंपनी का CEO अपनी कंपनी के अंदर ले आते हैं। मान लीजिए सुंदर पिचाई को अपनी कंपनी के अंदर ले आते हैं। ठीक है, आज की डेट में फिर अगर वो एक अपनी टेक कंपनी बनाना शुरू करते हैं, ठीक है, तो अगर देखा जाएगा तो जो सुंदर पिचाई है जिसको इतने सालों का गूगल का एक्सपीरियंस है, वो अगर रिलायंस के पास चला जाता है तो आप देखोगे तो इंडिया में तो कोई भी ऐसी कंपनी नहीं बचेगी जिसको इतना अच्छा रिसोर्स जिसके पास हो।
ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी उसकी, वो हो जाएगी उसकी कोर कॉम्पिटेंसी, क्योंकि वो एक यूनिक स्ट्रेंथ है कंपनी के पास जो आ गई है, और उसकी मदद से वो अपने जितने भी बिजनेसेस है सबके अंदर कुछ ना कुछ इनोवेशन कर सकते हैं, और वो जल्दी से इमिटेट करना, किसी और कॉम्पिटिटर के पास उसको ले जाना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी उसकी कोर कॉम्पिटेंसी। अब एक बार पढ़ते हैं कि आईसीआई क्या बोलता है और मैं एग्जाम में क्या लिखना है। तो अ कोर कॉम्पिटेंसी इज अ यूनिक स्ट्रेंथ। ठीक है, यूनिक स्ट्रेंथ है, जल्दी से अवेलेबल नहीं होती सबके पास, that is not shared by the others. It is defined as a combination of skills and technologies rather than an individual skill or separate technique. इसका मतलब ये है कि मान लीजिए किसी कंपनी के पास एक चीज अच्छी है कि भाई उसके पास जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ना वो बहुत ही बढ़िया है, मार्केट में किसी के पास भी वैसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है। तो क्या आप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को उसकी कोर कॉम्पिटेंसी कहोगे? नहीं, हम नहीं कहेंगे उसकी कोर कॉम्पिटेंसी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कोर कॉम्पिटेंसी होती है वो कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स एंड टेक्नोलॉजीज होती है, वो एक इंडिविजुअल चीज नहीं होती। भाई मान लीजिए आज आपके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसको चलाने के लिए जो टेक्निकल बंदे चाहिए वो नहीं है आपके पास। आपने माल भी बहुत अच्छा बना लिया, लेकिन उसको बेचने के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चाहिए वो नहीं है आपके पास। आपको जो मार्केटिंग के लोग चाहिए अच्छे, वो नहीं है आपके पास। तो आपकी वो जो एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो कभी भी कोर कॉम्पिटेंसी नहीं कहलाएगी, बल्कि एक कॉम्बिनेशन होगा। जब आपके पास इन सब चीजों का, अच्छे टेक्निकल लोग होंगे, अच्छी मार्केटिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगी, मार्केटिंग टीम होगी, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा, जब ये सब मिलेंगे तो आपको कहा जाएगा कि आपकी कंपनी के पास एक कोर कॉम्पिटेंसी है। दे आर क्रिटिकल टू द बिजनेस। कोर कॉम्पिटेंसी सबसे ज्यादा क्रिटिकल होती है बिजनेस के लिए। टू क्वालिफाई एज अ कोर कॉम्पिटेंसी, द कॉम्पिटेंसी शुड डिफरेंशिएट द बिजनेस फ्रॉम एनी अदर सिमिलर बिजनेस। अगर आप कहलाते हो कि ये चीज मेरी कोर कॉम्पिटेंसी है, तो वो आपको अपने कॉम्पिटिटर से अलग बनानी चाहिए। इसके एक एग्जाम्पल लेते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर। ठीक है भाई, हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है अपनी दूसरी एफएमसीजी कंपनी से क्यों अलग कहलाता है? वो इसलिए कहलाता है कि उसके पास इतना वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है कि अगर वो चाहे तो वो जो प्रोडक्ट चाहे वो उसको हीरो प्रोडक्ट बना सकता है। उसके पास इतनी अच्छी मार्केटिंग टीम है कि वो जो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, वो जिस तरीके से उसकी मार्केटिंग करते हैं, जिस हिसाब से वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में वो अपना प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, उनका कोई भी प्रोडक्ट जो है जल्दी से लॉस में नहीं आता। सब प्रोडक्ट्स उनको प्रॉफिट ही देते हैं। तो ये जो उनकी पूरी टीम है वो हो गई कोर कॉम्पिटेंसी, क्योंकि ये एचयूएल को बाकी कंपनी से अलग करती है। जो सर कोर कॉम्पिटेंसी की डेफिनेशन क्या, एक बार दोबारा से पढ़ेंगे। इट इज अ यूनिक स्ट्रेंथ। फर्स्ट, इट इज अ यूनिक स्ट्रेंथ, then it is a combination of skills and technologies and not individual skill or a separate technique. Then it is critical to the business. फर्स्ट यूनिक स्ट्रेंथ थी जो कि दूसरी जो कॉम्पिटिटर्स है वो उसको शेयर नहीं करते। सेकेंड, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स एंड टेक्नोलॉजीज। थर्ड, इट इज क्रिटिकल टू द बिजनेस। एंड फोर्थ, टू क्वालिफाई एज अ कोर कॉम्पिटेंस इट शुड डिफरेंशिएट द बिजनेस बाय अदर सिमिलर बिजनेसेस। ठीक है, तो ये आपको 4 पॉइंट्स अच्छे से याद करने हैं, एग्जाम में लिखने हैं। चलिए, उसके बाद लिखा हुआ है एन ऑर्गेनाइजेशंस कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड मैनेजरियल नो हाउ, wisdom and experience are a complex set of capabilities and resources that can lead to a competitive advantage. इसका मोटा मोटी मतलब है कि जो आपकी कोर कॉम्पिटेंसी होती है वो आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती है अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले। चलिए, एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको सिर्फ ये डेफिनेशन याद करनी है। अब समझते हैं एरियाज इन विच वी कैन आइडेंटिफाई द कोर कॉम्पिटेंसीज। तो यार इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर किसी कंपनी में आप जाते हो, किसी कंपनी को आप एनालाइज करते हो, तो आप कौन कौन सी जगहों पे आप देखोगे और पता लगाओगे कि इसकी कोर कॉम्पिटेंसी कंपनी की है भी या नहीं। आपको कौन सी जगहें एनालाइज करने से उस कंपनी में पता चलेगा कि इस कंपनी में सही में कुछ कोर कॉम्पिटेंसी है या नहीं। तो मेजरली 3 एरियाज होते हैं जो आपको बताते हैं कि एक कंपनी के पास कुछ कोर कॉम्पिटेंसी है भी या नहीं। पहला एरिया होता है कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन, यानी कि आपको कोई ऐसी कैपेबिलिटी दिख जाए कंपनी के पास जो उसको कॉम्पिटिटर से अलग कर रही है या कॉम्पिटिटर से एज दे रही है अपनी काम के अंदर, अपनी इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल टाटा हम सब जानते हैं कि वो जो भी प्रोडक्ट मार्केट में उतारता है, हम आंख बंद करके उसका प्रोडक्ट खरीद पाते हैं, क्योंकि
उसके प्रोडक्ट्स के अंदर एक ट्रस्ट होता है। टाटा की अगर ब्रांडिंग हो गई तो हमें उस चीज के ऊपर एक ट्रस्ट आ जाता है, जो कि उसकी एक कोर कॉम्पिटेंसी है कि वो कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में किसी भी इंडस्ट्री में लॉन्च करेगा तो हमारा जो ट्रस्ट फैक्टर है टाटा के साथ वो उसके साथ जुड़ जाएगा। तो वो एक उसकी कोर कॉम्पिटेंसी हो गई। इसी तरीके से वो उसको कॉम्पिटिटर से अलग भी करता है, कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट भी करता है। तो पहला एरिया हो गया कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन। सेकंड, कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू का क्या मतलब है कि वो एक आपका जो प्रोडक्ट है वो एक फंडामेंटल बेनिफिट डिलीवर कर रहा है अपने कंज्यूमर्स को, जिसकी वजह से वो आपका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। यानी कि ऐसी कैपेबिलिटी या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि आपके प्रोडक्ट में है, जिसकी वजह से कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीद रहा है। ऐसा ही नहीं है कि भाई उसने गलती से खरीद लिया आपका प्रोडक्ट, बट उसको एक फंडामेंटल बेनिफिट मिल रहा है आपके प्रोडक्ट से, तभी वो आपका प्रोडक्ट परचेज कर रहा है। वो उसका एक फंडामेंटल बेनिफिट जो है वो आपका रीजन बन रहा है उसका प्रोडक्ट खरीदने का। तो आपका वो जो कैपेबिलिटी है वो आपकी कोर कॉम्पिटेंसी कहलाएगी, क्योंकि वो एक कस्टमर वैल्यू प्रोवाइड कर रही है, कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है वो फंडामेंटल बेनिफिट। तो सेकेंड हो गया आपका कस्टमर वैल्यू। एंड थर्ड हो गया सर एप्लीकेशन टू अदर मार्केट्स। यानी कि जो आपने अपनी कोर कॉम्पिटेंसी कहला रहे हो, जैसे मैंने टाटा के अंदर ट्रस्ट का एग्जांपल दिया कि ट्रस्ट बहुत ज्यादा है, वो जो भी काम करे, वो जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करे, जिस भी इंडस्ट्री में जाए, वो जो कॉम्पिटेंसी है उसका फायदा उसको हर इंडस्ट्री में मिले, तो तभी वो आपकी कोर कॉम्पिटेंसी कहलाएगी। पहला आपका क्या था? कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन। सेकेंड कस्टमर वैल्यू, एंड थर्ड आपका था एप्लीकेबल टू अदर मार्केट्स एज वेल। ठीक है, ये तीन एरियाज हैं जहां पे आप पता लगा सकते हो कि एक कंपनी के पास कोई कोर कॉम्पिटेंसी है भी या नहीं। चलिए, तो ये मैंने आपको समरी ऊपर दे दी है यहाँ पे, और जो डिटेल है वो मैंने आपको नीचे दे दी, आप चाहें तो इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब एक क्वेश्चन निकल के आ जाता है कि क्राइटेरिया क्या होता है। अब हमने एरियाज तो देख लिए ऊपर की कोर कॉम्पिटेंसीज के क्या क्या एरिया होते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि अगर किसी कंपनी के पास कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है तो क्या क्राइटेरिया है कि हम एक कंपनी के अंदर कोर कॉम्पिटेंसीज को बना सकें। ठीक है, ऐसी एक कैपेबिलिटी के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए कि हम उसको कह सकें कि देखो देखो ये हमारी कंपनी की कोर कॉम्पिटेंसी है। तो सर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आती हैं उसके अंदर। क्या क्या निकल के आती है? पहला वैल्यूएबल, दूसरा रेयर, तीसरा कॉस्टली टू इमिटेट, एंड चौथा नॉन सब्स्टिट्यूटेबल। तो 4 निकल के आती है, एक एक करके पढ़ते हैं इनका क्या मीनिंग है। पहला मैंने आपको क्या बताया? वैल्यूएबल। कोई भी किसी भी कैपेबिलिटी को कोर कॉम्पिटेंसी तभी कहेंगे जब वो एक वैल्यूएबल हो। वैल्यूएबल का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी मार्केट में अपॉर्चुनिटी आती है तो वो हमें ग्रैस्प करने में हमारी मदद करे, हमें उसको एक्सप्लॉइट करने में हेल्प करे, और अगर कोई भी थ्रेट आता है तो उससे हमें बचाने में हेल्प करे, तो ही वो एक कोर कॉम्पिटेंसी कहलाती है। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया आपका वैल्यूएबल। सेकेंड हो गया रेयर। जैसे आप ये देख रहे हो ना, जेम, यानी कि बहुत जल्दी से किसी के पास ये अवेलेबल ना हो, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ही हो, बहुत ही रेयर हो ये कैपेबिलिटी। यानी कि वेरी फ्यू ऑफ द कॉम्पिटिटर्स पोजेस दिस कैपेबिलिटी। थर्ड क्या होता है सर? कॉस्टली टू इमिटेट। यानी कि अगर मान लीजिए मैंने कोई R&D करके प्रोडक्ट बनाया और वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ठीक है, तो अगर दूसरे कॉम्पिटिटर को वो मेरा प्रोडक्ट मिल भी जाए तो वो उसको R&D को रिवर्स इंजीनियरिंग से दोबारा से करने में टाइम लगाए और बहुत उसका पैसा लगे, तभी वो मेरी कैपेबिलिटी कोर कॉम्पिटेंसी है। अगर मैंने कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया और अगले ही दिन मेरे कॉम्पिटिटर ने भी वही प्रोडक्ट वैसा ही लॉन्च कर दिया, तो वो मेरी कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है। तो कैपेबिलिटीज दैट कंपीटिंग फर्म्स आर अनेबल टू डेवलप इजीली। ऐसी कैपेबिलिटी होनी चाहिए मेरे पास जो मेरी कंपीटिंग फर्म है वो जल्दी से डेवलप ना कर सके। और चौथा नॉन सब्स्टिट्यूटेबल। इसका क्या मतलब है कि मार्केट में कोई भी दूसरी कैपेबिलिटी मेरी इस कैपेबिलिटी को सब्स्टिट्यूट ना कर सके। कि भाई मान लीजिए आज मैं सुंदर पिचाई को ले आया और मेरा कॉम्पिटिटर कल को जाके भाई सत्य नडेला को ले आए, ठीक है ना, तो अब ये तो फिर क्या हुआ कि वो भी कॉम्पीट करेगा, मैं भी कॉम्पीट करूंगा, ठीक है, वो भी कुछ अच्छा इनोवेशन लेके आएगा, मैं भी अच्छा इनोवेशन लेके आऊंगा, तो हमारे में तो फिर से वही हो गया कि वॉर चलेगी। तो कुछ ऐसी कैपेबिलिटी होनी चाहिए जिसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ना हो, ठीक है ना, तो वो एक कोर कॉम्पिटेंसी कहलाती है। तो ये हो गया फर्स्ट आपका वैल्यूएबल, सेकेंड रेयर, थर्ड कॉस्टली टू इमिटेट, एंड फोर्थ नॉन सब्स्टिट्यूटेबल। ठीक है सर, तो यहाँ पे हमारे ये 2 टॉपिक्स खत्म होते हैं। मैंने ट्राई किया है कि आपको मैं अच्छे से लर्न करवा दूं, ये टॉपिक्स अच्छे से समझा दूं, और मान के चलिए
आप सिर्फ कीवर्ड्स याद कर लो जो मैंने इसमें रेड से मार्क किया है, और जो मेन हेडिंग्स है वो याद कर लो, आपको एग्जाम के अंदर फुल नंबर मिल जाएंगे। ठीक है सर, तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, कीप वर्किंग हार्ड, कीप स्टडिंग हार्ड, बाय बाय।